बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसका क्या महत्व है? देखिए लघु बीजाणुधानी क्या है? जब पराग कोश की अनुप्रस्थ काट को काटा जाता है तो अनुप्रस्थ काट में कुछ इस तरह से लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती हैं। 1 2 3 4। अब कहा गया है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसका क्या महत्व है? तो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। ये जो भीतर की परत होती है, अंदरूनी जो परत होती है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसे क्या कहा जाता है? टेपिटम कहा जाता है। और इस परत की जो कोशिकाएं होती हैं वो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देती हैं, क्योंकि इसके अंदर परागकण भरे रहते हैं। और ये जो परागकण इसके अंदर भरे रहते हैं तो इसकी दीवारों के चारों तरफ अंदर तक जो टेपिटम होती है वो इनको पोषण प्रदान करती है, पोषण देती है। और इनकी जो बाह्य भित्ति होती है उसका भी निर्माण टेपिटम ही करती है। तो ये लघु बीजाणुधानी की भीतरी परत टेपिटम कहलाएगी। और इसका महत्व ये है कि ये बढ़ते हुए पराग कणों को पोषण देती है या लघु बीजाणुओं को पोषण देती है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? जो पुष्प में दल होते हैं, जैसे ये एक पुष्प मैंने बनाया, तो ये जो दल होते हैं बाहर, ये है दल, सब मिलाकर दलपुंज कहलाते हैं। एक को दल कहा जाता है। तो इन दलों का क्या कार्य होता है? तो देखिए ये होते हैं रंगीन और इसमें सुगंध भी होती है। तो लिखा कि पुष्प में दल सबसे आकर्षक भाग है। हम सभी लोग जब पुष्प देखते हैं तो वही दल दिखाई देते हैं और रंगीन होने के कारण बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। पुष्प के दल रंगीन होते हैं और इनमें सुगंध भी होती है, यानी रंगीन है, रंग बिरंगे होते हैं और सुगंध भी होती है। इसीलिए ये परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, यानी कीट इन तक पहुंचे इसलिए ये आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो कीटों को आकर्षित करने का कार्य पुष्प में दल का कार्य होता है, कीटों को आकर्षित करना ताकि परागण की क्रिया हो, पॉलिनेशन की क्रिया हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता। तो जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, कोई एक बीज है, उस बीज में जब एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। और इसकी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने संतरा में की थी। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोज की किसकी? तो बहुभ्रूणता की। और कहाँ की? तो संतरा में की थी। तो बहुभ्रूणता क्या हो जाएगी? जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाएं, एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? बहुभ्रूणता कहा जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है? भ्रूणपोष में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है पूछा गया और गुणसूत्रों की संख्या भी पूछी गई है। तो जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है तो भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। जैसे ये भ्रूणपोष है, ये इसका द्वितीयक केंद्रक है, अंड कोशिका है। तो एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है और दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहा जाता है, त्रिसंलयन। और इसके बाद बने भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होती है, यानी जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है, 3n होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जरायुजी अंकुरण किस पौधे में पाया जाता है? जरायुजी अंकुरण राइजोफोरा में पाया जाता है। देखिए जो राइजोफोरा है ये लवणोद्भिद पौधा होता है, लवणोद्भिद। तो ये दलदली वाले स्थानों पर उगते हैं, जहां पर दलदल होता है वहां पर उगते हैं। और जरायुजी अंकुरण का मतलब ये होता है कि पौधे में फल लगा है और पौधे में लगे लगे ही वो अंकुरित हो जाए। फल पौधे में लगा है और लगे लगे ही अंकुरित हो जाता है तो उसे ही जरायुजी अंकुरण कहा जाता है।
तो राइजोफोरा में पाया जाता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी। देखिए, दोहरा निषेचन पूछा गया किसे कहते हैं, यानी डबल फर्टिलाइजेशन, यानी द्विनिषेचन किसे कहते हैं, ये भी कह सकते हैं द्विनिषेचन। तो आवृतबीजी पौधों में परागकण की जनन कोशिका से बने नर युग्मकों में एक अंड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है। तो इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहा जाता है। तो देखिए, जैसे ये हमारा भ्रूणपोष था, यहाँ पर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं थी, यहाँ पर सहायक कोशिकाएं, ये अंड कोशिका थी, ये द्विध्रुवीय केंद्रक था। इधर से मान लीजिए ये जनन कोशिका के 2 नर युग्मक हैं और एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है और एक दूसरा वाला जो बचता है वो द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाता है। तो जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है तो उसे सत्य निषेचन कहा जाता है, और फिर दूसरा नर युग्मक जब द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है तो चूंकि इस पूरे भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन हुआ है, इसलिए इसे ही द्विनिषेचन कहा जाता है। और ये पूरी क्रिया त्रिसंलयन कहलाती है, क्योंकि इसमें 3 केंद्रक आपस में संलयित होते हैं। तो सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। और द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की थी। किसने की? तो नवासिन ने की थी। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपयुग्मन किसे कहते हैं। अपयुग्मन, तो जब भ्रूण का विकास अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से होता है तो उसे ही अपयुग्मन कहा जाता है। मतलब देखिए, जब निषेचन होता है, ये होती है अंड कोशिका और इससे संलयित होता है, तो इन्होंने कहा कि अंड कोशिका से ना हो, किसी अन्य कोशिका से, सहायक कोशिका से या प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं से जब भ्रूण का विकास हो जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? अपयुग्मन कहा जाता है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असंग जनन किसे कहते हैं। तो जब पौधों में संयुग्मन ना हो, यानी कि निषेचन ना हो। संयुग्मन कब होगा? जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुग्मन कहा जाता है। जब नर मादा से मिलता है तो उसे ही संयुग्मन कहते हैं। तो जब पौधों में संयुग्मन ना हो, यानी निषेचन ना हो और भ्रूण का विकास हो जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि निषेचन भी ना हो और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, ये दोनों ना हो। दोनों के ना होने पर भी द्विगुणित कोशिका से एक नया पौधा बन जाता है तो उसे ही एपोमिक्सिस या असंग जनन कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। सेब को आभासी को कहा जाता है, आभासी फल या कूट फल कहते हैं, या असत्य फल भी कहा जाता है। तो जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है तो उसे ही आभासी फल कहा जाता है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर जब निषेचन होता है तो निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल विकसित होता है, अंडाशय से फल बनता है। आमतौर पर अंडाशय से फल बनता है, लेकिन कहा गया कि जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त यानी अंडाशय से ना होकर किसी अन्य भाग से हो जाए, पुष्प के किसी अन्य भाग से हो जाए तो उसे ही आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब है, काजू है आदि। तो सेब का निर्माण कैसे होता है? तो मांसल पुष्पासन से होता है। जो मांसल पुष्पासन होता है, थैलेमस होता है, उसी से सेब बन जाता है। इसीलिए ये आभासी फल या कूट फल कहलाता है या असत्य फल कहा जाता है, क्योंकि आभास हो रहा कि फल है लेकिन फल नहीं है, वास्तव में फल जैसा है। फिर अगला क्वेश्चन है, एरिल क्या है। तो बीजांड वृंत से विकसित मांसल ऊतक एरिल कहलाता है। बीजांड वृंत से जब विकसित होता है मांसल ऊतक तो उसे क्या कहा जाता है? एरिल कहा जाता है। जैसे जो लीची होती है ये एरिल होती है, बीजांड वृंत से विकसित होती है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। एक आवृत बीजी पुष्प में उन भागों के नाम बताइए जिनमें नर व मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है। आवृत बीजी पुष्प है, उसमें उन भागों के नाम बताना है जिसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है, बनते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन परागकोश में होता है। जो परागकोश होता है, जैसे इसको हम अनुप्रस्थ काट लें तो इसमें नर युग्मकोद्भिद पॉलन जो सैक होते हैं, ये जो पॉलन सैक हैं, जो 4 पराग पुट पाए जाते हैं, इन पराग पुटों में या पराग प्रकोष्ठों में नर युग्मकोद्भिद बनता है। नर युग्मकोद्भिद या नर युग्मक का निर्माण होता है। जबकि मादा युग्मकोद्भिद जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर अंडकोश में बनता है।
जो अंडाशय के अंदर अंडकोश होता है उसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? देखिए, कलिका अवस्था में पुंकेसरों को हटाने की क्रिया को विपुंसन कहते हैं। यानी कोई भी पुष्प है उसमें जो पुंकेसर लगे होते हैं, उन पुंकेसरों के परिपक्व होने के पहले ही उन पुंकेसरों को कैंची से काट दिया जाए ताकि निषेचन क्रिया ना हो पाए, इसे ही विपुंसन कहा जाता है। और इस तकनीक का प्रयोग उन्नत किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कृत्रिम रूप से नए नए तरीके के उन्नत किस्म के पौधे इसी तकनीक से प्राप्त किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। तो हाइड्रला, वेलिस्नेरिया, आप जोस्टेरा भी बता सकते हैं। दो पूछा गया है तो दो ही आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, कीट परागित पौधे का नाम लिखिए। देखिए, कीट परागित पौधा कहा गया है तो कीटों के द्वारा परागित होने वाला साल्विया, और साल्विया अलग से भी इंपॉर्टेंट है। सरसों में भी कीट परागण हो जाता है, अंजीर में कीट परागण होता है बर्र के द्वारा। तो इस तरह से कीट परागित पौधे के नाम साल्विया, सरसों, अंजीर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक परिपक्व पराग कण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। परिपक्व पराग कण है, देखिए एक परिपक्व पराग कण जो होता है वो इस तरह से, इसमें एक वर्धी केंद्रक होता है, वर्धी केंद्रक या कायिक केंद्रक कहते हैं, और एक जनन केंद्रक होता है। एक वर्धी केंद्रक, एक जनन केंद्रक होता है। और वर्धी केंद्रक का कार्य होता है कि पराग नलिका को आगे बढ़ाना, जबकि जनन केंद्रक धीरे धीरे करके दो भागों में बढ़ जाता है, नर युग्मक दो बन जाते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि एक परिपक्व पराग कण में जनन कोशिका तथा कायिक कोशिका पाई जाती है। जनन केंद्रक जिसे कहा था और कायिक कोशिका जिसे वर्धी केंद्रक कहा मैंने, तो दो पाई जाती हैं। और जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। जब ये विभाजित हो जाती है तो दो नर युग्मक बन जाते हैं। इस प्रकार परिपक्व परागकण में तीन कोशिकाएं होती हैं। तीन कौन कौन सी? दो नर युग्मक होते हैं और एक जनन, एक कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका होती है। तो चैप्टर 1 के पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन मैंने बताए। आशा है आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।